गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बायोलॉजी कंटिन्यू करना है हमको। आज हम पहला चैप्टर बायोलॉजी का शुरू कर रहे हैं, ठीक है। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। सो द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन योर सिलेबस। एक बात आपको बता दूं कि आपने ऐसा सुना होगा कि कोरोना की वजह से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं। आपको एक बात बताओ बेटा कि टॉपिक भला ही निकाल दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ाना है, हमको ये लगता है कि जो ज़रूरी है 12th के हिसाब से वो हम सब पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका 11th का टॉपिक डिलीट हुआ है और इस साल के 12th के टॉपिक डिलीट हुए हैं। अब जब आप अगले साल 12th में जाएंगे तो फिर उस 12th के टॉपिक डिलीटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सिर्फ इस साल के 12th के टॉपिक डिलीट हुए हैं। वो टॉपिक अगले साल नहीं रहेंगे ना, अगले साल तो आपको फुल सिलेबस रहेगा। और फिर उसमें अगर मान लीजिए कुछ 11th का बेसिक पढ़ाना छूट जाता है डिलीटेड की वजह से, तो आप ही को परेशानी जाएगी ना फिर 12th में। इसलिए हम वो सब पढ़ाएंगे जो 12th में ज़रूरी है। हम दिवाली तक पूरा 11th का लेते हैं और दिवाली के बाद हम लोग शुरू करते हैं 12th का सिलेबस। ओके, सो नाउ ध्यान देंगे, पहला जो चैप्टर है आपके सिलेबस का, अगर आपके पास किताब नहीं है कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर भी लेंगे हम लोग, लेकिन ये सेकंड चैप्टर देख लीजिए। यहां से एकदम बेसिक बायोलॉजी शुरू होती है। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स? किसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आपको बता दिया है, हालांकि यहाँ पे भी हम अभी शुरुआत में रिवाइज करके ही चलेंगे। अब इस चैप्टर का नाम पहले डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म था पुराने सिलेबस में। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जैविक विविधता। पूरी यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जब आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितने कितने अलग अलग प्रकार के जीव पूरे विश्व में प्रेजेंट हैं। हमारे बायोलॉजिकल स्टडी में कितने अलग अलग वेराइटीज हैं, कितने डिफरेंट टाइप की सिर्फ फिशेस हैं, कितने अलग अलग प्रकार के सिर्फ स्नेक्स हैं। ब्राजील के जंगल में कितने डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स देखे जाते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के स्नेक्स देखे जाते हैं। कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो काटने पे जहर ही नहीं चढ़ता, कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जिसके काटने पर तुरंत ही मर जाते हैं। तो इतने डिफरेंट है। किसी को सींग है तो किसी को सींग नहीं है, किसी को पूंछ है तो किसी को पूंछ नहीं है, कोई चल सकता है तो कोई चल नहीं सकता। प्लांट्स चल ही नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, बराबर है, वो स्टेशनरी है ना। एनिमल्स चल सकते हैं, कुछ स्विम करते हैं तो कुछ उड़ते हैं, कुछ दो पैरों पे चलते हैं, कुछ पंखों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नाक से सांस लेते हैं तो कुछ अपने स्किन से सांस लेते हैं। तो इतने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है और इन सभी वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी अगर हम एक साथ, जैसे मान लो एक किताब की लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर मैंने क्या किया, ड्रम ला के रखा, एक बहुत बड़ा ऐसा ड्रम लेके आ गया मैं, ऐसा मान लीजिए उस लाइब्रेरी में मैंने क्या किया, ऐसा ड्रम लेके आ गया बड़ा, और इस ड्रम में मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो फाइनल ईयर की सभी किताबें ऐसी डाल दी, बाल्टी से किताबें बाल्टी में भरी और ऐसी डाल दी। यहाँ सभी प्रकार की किताबें प्रेजेंट है, ऑल बुक्स। बहुत बड़ा ड्रम है। फिर क्या होता है, फिर दुकान में ग्राहक आता है और ग्राहक बोलता है कि सर मुझे हायर इंग्लिश का हिस्ट्री चाहिए 8th स्टैंडर्ड का। अब कैसे देंगे? ढूंढना पड़ेगा ना, एक एक चुनना पड़ेगा, कहाँ गई, ऊपर है, नीचे है, दबी है, कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है
जब बहुत वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और हमको उनका स्टडी करना हो किसी एक का। आप देखिए दुकानों में क्या होता है, रैक्स बनी होती है, 8th का अलग, 7th का अलग, 6th का अलग, 5th का अलग, डाइजेस्ट की रैक अलग, नोटबुक्स की रैक अलग, पेन की रैक अलग। इससे क्या होता है, जब कोई ग्राहक कोई पर्टिकुलर चीज मांगता है तो वो पर्टिकुलर चीज ही आपको मिलेगी। जैसे आपको YouTube पता है, YouTube या गूगल में कितना सारा वेराइटीज ऑफ डाटा है ना। जब आप पूछेंगे कि आध्यात्मिक बुक्स या स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक यानी भगवान से रिलेटेड धार्मिक बुक्स के बारे में पढ़ेंगे तो धार्मिक बुक्स की लिस्ट आएंगे, टाइप करें बराबर, क्योंकि वो क्या करता है उसके यहाँ पे भी अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से वो डाटा पूरा लोड किया हुआ है गूगल पे। जैसे ही आप स्पिरिचुअल बुक्स का नाम डालते हैं तुरंत उसी बुक्स का नाम आता है, कोई हिस्ट्री का बुक नहीं आता है और ना ही इंग्लिश का बुक आता है, ना ही ग्रामर का बुक आता है, ना ही बायोलॉजी का बुक आता है। जब आप बायोलॉजी के बुक के बारे में डालेंगे तो बायोलॉजी की बुक आएगी, फिर अलग अलग पब्लिकेशन की भी बायोलॉजी की बुक्स आ जाएंगी। तो ये होता है सिस्टमैटिक्स। तो क्या हुआ, इनिशियल लाइफ में, शुरुआत में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ये पता चला कि बहुत वास्ट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो सभी साइंटिस्ट जो बने या जो शोध करता थे उनको ये प्रश्न आता था कि यार अगर ऐसे ही इनका नॉलेज पढ़ा रहा तो हर आने वाले नए साइंटिस्ट को या आने वाले नए शोधकर्ता को फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम करके जाएंगे, हम मर जाएंगे, और हम अगर कुछ उनके लिए रख कर नहीं जाएंगे तो फिर से उसको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसीलिए फिर बायोलॉजी का सिस्टमैटिक्स किया गया, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कैटेगरी में उनके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, उनका ऑब्जर्वेशन करके, उनके बिहेवियर को ध्यान में रखकर उनको अलग अलग ग्रुप कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, उसका क्लासिफिकेशन किया गया, और इसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किया गया है सिस्टमैटिक्स तरीके से। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत वाइड वैरायटी होने की वजह से एक साथ उनका स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, और फिर अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए हम उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। आपको मैं नोट्स लिख कर दे रहा हूं और देते देते मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, इसलिए आपका ध्यान यहीं रखिए, कहीं और मत ले जाइए। देयर आर डिफरेंट varieties, there are different varieties of living organism, there are different varieties of living organism found on the earth, कि अर्थ के ऊपर बहुत ही अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, having difference in their स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है, करेक्ट, उनकी हैबिट्स अलग अलग है, उनके हैबिटेट्स अलग अलग है। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट का मतलब होता है द एनवायरमेंट वेयर दे लिव। जैसे मछलियों का हैबिटेट वाटर है, जिस एनवायरमेंट में वो रहते हैं उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। न्यूट्रिशन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, कोई चूस के पीता है, कोई खा के पीता है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, अलग अलग। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका बच्चे उत्पादित करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिर ये सब होने के वजह से ही उनका एक साथ स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर इसीलिए हम उसका करते हैं सिस्टमैटिक्स। चलिए इस चैप्टर में भी एक बार फिर से हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। बताइए मुझे, आप किसे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इस चैप्टर में भी उसका उल्लेख किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म इस शब्द का।
So what is living organism? The organism which has ability of, बोलिए, रेस्पिरेशन, जिसमें रेस्पिरेशन होता है, सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म, बराबर है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये पांचों चीजें जिसमें होती है कॉल्ड एज, बोलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें से एक एक चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहली चीज, रेस्पिरेशन। आपको पता है रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब ऐसा हम बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में रेस्पिरेशन होता है। अब आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप क्या बोलेंगे? सर सांस लेना यानी रेस्पिरेशन। मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन या मराठी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूं, रेस्पिरेशन में होता क्या है वो पूछ रहा हूं। तो रेस्पिरेशन में जनरली वी इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2। हम जनरली ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और इस ऑक्सीजन से हमारे बॉडी में क्या तैयार होती है? एनर्जी। और जिस एनर्जी से हम सब लोग काम करते हैं, और इस एनर्जी को जो है वो ATP बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जिस एनर्जी से मैं बात कर रहा हूं, जिस एनर्जी से आप सुन पा रहे हैं, जिस एनर्जी से हम काम करते हैं, एक्सक्यूज मी, उस एनर्जी को ATP बोलते हैं। तो ये पहला रेस्पिरेशन के ऊपर शानदार बेहतरीन बड़ा चैप्टर आपको 12th में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन। किसे कहते हैं सेल डिवीजन? व्हाट इज सेल डिवीजन? The multiplication of cell, that is called as cell division. अब ये सेल क्या होता है? जैसे दुनिया की सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एटम से बनी हुई है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, वैसे दुनिया की सभी लिविंग थिंग एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी है जिसको सेल बोलते हैं। जब आपकी बॉडी बनी होगी ना आपके माँ के पेट के अंदर, तो आप शुरुआत में एक सेल होंगे जिसको जायगोट बोलते हैं, फिर उसके 2 सेल बने होंगे, उसका डिवीजन हुआ होगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और फिर आपके पूरे ऑर्गन बने होंगे, टिश्यू बने होंगे, टिश्यू से ऑर्गन बने होंगे, ऑर्गन से ऑर्गन के सिस्टम्स, और फिर पूरी बॉडी बनी होगी। उसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है। यकीन मानिए जिस समय आप यहाँ से पूरा बायोलॉजी पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको आपके बॉडी के बारे में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, हर बायोलॉजी का आंसर आपकी बॉडी का आपको मिल जाएगा। इतना डिटेल नॉलेज 11th और 12th में दिया हुआ है। उसके बारे में उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? So various biological processes are taking place inside the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, लिपिड से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वो अगर प्रॉपर तरीके से हुई तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से होती है। सो वेरियस बायोलॉजिकल process in living organism in organisms, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म।
इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। हेलो, क्लास में हो भैया? नहीं किया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, वो ओटी में चले गए थे। 12 साढ़े 12 बजे तेरा मैसेज आया, भैया मैं क्लास में हूँ, मैं रखता हूँ, देख तेरा जमता हूँगा तो ठीक है। तो 12:30 तो बज ही गए थे, 11 बजे जाते ना सर ओटी में। ठीक है ठीक है ठीक है। सो वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ऊपर 2 चैप्टर आपको 12th में दिए हुए हैं, एक रिप्रोडक्शन प्लांट का और एक रिप्रोडक्शन एनिमल्स का। दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल तैयार होने की प्रोसेस। किससे? फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से जो उसके जैसा जीव प्रेजेंट है, नया इंसान, पहले से जो इंसान प्रेजेंट है उससे नया इंसान बनना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। पहले से जो नया डॉग है, यानी अगर मुझे नया डॉग चाहिए तो पहले से जो डॉग्स प्रेजेंट है उनसे नया डॉग तैयार होगा। नया आम का पेड़, पहले से जो आम प्रेजेंट है या पहले से जो आम के पेड़ है उनसे तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू individual, the process of producing new individual from their pre-existing form of life, पहले से जो एग्जिस्ट हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नया जीव तैयार होने की प्रोसेस, इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये बात आपको भी पता है कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जनरली बच्चों को पूछो कि व्हाट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो बोलते हैं सर असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में डबल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये उसका कैरेक्टर है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसी होती है कि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 2 पार्टनर के बीच में होता है। एक पार्टनर को मेल बोलते हैं, दूसरे पार्टनर को फीमेल बोलते हैं। दोनों ही पार्टनर के बॉडी से जो सेल आते हैं उनको गमेट बोलते हैं। मेल के बॉडी से मेल का गमेट आता है, फीमेल के बॉडी से फीमेल का गमेट आता है। तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गमेट फॉर्म भी होता है और फिर फ्यूज भी होता है, एक दूसरे में मिक्स भी होता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो इट इज टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट्स फॉर्म भी होते हैं और फ्यूज भी होते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट डज नॉट इन्वॉल्व, बोलिए, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स। इसमें फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता और जनरली इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा एक ही पेरेंट में होता है, 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। एंड इट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स। ये जो प्रोसेस है ये फास्ट प्रोसेस है। कौन सी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीव बनते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो ये जो होते हैं ये जेनेटिकल और आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं, और ये जो होते हैं ये सिर्फ दिखने में आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं,
इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है स्लो, बहुत डिटेल में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमको है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या हमने लिया शुरुआत में इस चैप्टर में, क्या बताया मैंने आपको कि बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में प्रेजेंट है। इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कल से जो टॉपिक अभी शुरू होगा ना, वो और भी ज़्यादा शानदार है और वहाँ से आपको कुछ नया, इतना तो शायद आपने 9th और 10th में भी पढ़ लिया। कल से जो शुरू हो रहा है, अब कल आप गणेश चतुर्थी है तो कल आपका क्लास रहेगा नहीं, कल मैं डालूंगा चारों चैप्टर की रिवीजन, सॉरी चारों लेक्चर्स की रिवीजन। तो अगर किसी का कुछ भी छूट गया हो ना तो प्लीज़ इसको कर लेना। और बेटा टाइम को वेस्ट मत करो प्लीज़, ये बात आप समझिए, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। कोरोना ने वैसे ही तुम्हारा बहुत सारा टाइम खोटा कर डाला है, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, बट अभी आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है करके। अगर आपको कुछ करना है, अपने खुद की और घर की परिस्थिति बदलनी है, तो पढ़ाई ही एकमात्र माध्यम है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा था। और इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो भी लिखाया जाता है, जो भी टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कीजिए और उस तरीके से लिखिए। तो आज अभी मैं दूसरा टॉपिक शुरू कर सकता हूँ, वो लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से हम शुरू करेंगे जो नया टॉपिक है वो, और आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको देना नहीं चाहता हूँ। अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे हम इसका। ओके, दैट्स ऑल, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज बायोलॉजी क्लास। कुछ भी डिफ़िकल्टी रहेगी, क्वेरीज रहेगी, कुछ नहीं समझेगा, आप मुझे पूछ सकते हैं। दैट्स इट।